हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। आज अपन एमएससी प्रीवियस का क्लासिकल मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 आपके पास प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जाके देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, आपके पास बीएससी और एमएससी के दोनों की क्लासेस रेगुलर आपके यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल करवाई जा रही है, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आज अपन क्लासिकल मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा लेक्चर 2 क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स लेक्चर नंबर 2, मैकेनिक्स लेक्चर नंबर 02। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पढ़ा था कि आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, उससे रिलेटेड अपन ने चर्चा की थी। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में चर्चा किया था और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी अपन ने चर्चा की थी। ठीक है, 2 बातें अपन ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी। पहली बात कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था उसके बारे में पढ़ा था, और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ा था। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ा था, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, 2 के बारे में पढ़ा था। इसके बारे में पढ़ा था कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट required to describe required to describe required to describe a dynamical system, required to describe a dynamical system। डायनामिकल सिस्टम को आपके पास क्या है वो डिस्क्राइब कर दे। आपके पास क्या होगा, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होगा, वो आपके पास डिस्क्राइब कर दे कि आप डायनामिकल सिस्टम के बारे में आपके पास डिस्क्राइब कर दे, वो आपके पास क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाएगा। ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम को 3D में किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, 3n-k से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये अपन ने बात की थी। ये आपके पास 3D में 3 डायमेंशनल में रिप्रेजेंट किया जाता है, 3 डायमेंशन में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करने के लिए 2n-k का यूज़ लिया था अपन ने। ठीक है, और 1 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करने के लिए n-k का यूज़ लिया था। 1 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करने के लिए n-k का अपन ने यूज़ लिया था। ये अपन ने कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात की थी। जो कोऑर्डिनेट होगा, जो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होगा, वो आपके पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट होगा। जो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होगा, जो इसको डिस्क्राइब करेगा, जो इसको क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा। इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होगा जो इसको डिस्क्राइब करेगा, वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके नीचे एक क्वेश्चन लिखेगा, जो अपन ने कल पढ़ा था उसके नीचे क्वेश्चन लिखेगा, फाइंड आउट डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ freedom and generalized coordinate, generalized coordinate of given figure, of given figure, of given figure, of given figure। ठीक है, आपके पास कोई भी फिगर दे रखा है, उसके लिए जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की बात करनी है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है उसको आपको निकाल के बताना है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ क्या है, फिगर बना देता हूँ, उससे रिलेटेड आपको बताना है। ठीक है, एंड तो आपके पास जो फिगर है कुछ इस तरीके का फिगर है। मैं फिगर इस तरफ बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखिएगा कुछ फिगर आपके पास इस तरीके का फिगर है, देखिएगा।
ये कोई स्प्रिंग से एक ब्लॉक को जोड़ दिया गया है अपन ने, ठीक है, और ये आपके पास इस पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है। इसकी अपन को डिग्री ऑफ फ्रीडम बतानी है और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम बतानी है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को डिस्क्राइब करना है। तो आंसर लिखेंगे अपन, जैसे एमएससी में लिखते हैं वैसे आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा कैसे इसको डिस्क्राइब करेंगे वो बताना है, ठीक है। लिखिएगा, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये इसका ओरिजिन पॉइंट है ओ, ठीक है। ये के स्प्रिंग कांस्टेंट की एक आपके पास स्प्रिंग दे रखी है। तो आंसर जैसे एमएससी में लिखेंगे वैसे लिखना है आपको, एमएससी में जैसे लिखेंगे वैसे आंसर लिखना है। तो सबसे पहले अपन डिफाइन करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम को लिखेंगे नंबर ऑफ independent coordinate to describe to independent coordinate required to describe a dynamical system is known as degree of freedom. And these type of coordinate is known as generalized coordinate. For above figure यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से आप यहाँ लिखिएगा for above figure से, ठीक है। फिर आप डायग्राम बनाओगे, ये डायग्राम बना दिया अपन ने, ठीक है। एम मास ये के, ठीक है। तो देखो इस पाथ में ये क्या करेगा, मूव करेगा। ये मास एम का जो पार्टिकल है इस पाथ में मूव करेगा, और इस पाथ में मूव करने से क्या होगा कि एक तो थीटा आपके पास वेरी करेगा, एक तो ये आपके पास थीटा क्या करेगा, वेरी करेगा, ठीक है। एक थीटा वेरी करेगा, और ये आपके पास लेंथ एल है, और जैसे ही मास एम से लटका दिया गया तो ये नीचे की तरफ इसमें क्या लगेगा, एम जी फोर्स लगेगा। एम जी फोर्स लगने की वजह से ये थीटा हो जाएगा, ये आपके पास एम जी कोस थीटा कंपोनेंट हो जाएगा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा वाला कंपोनेंट। दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक आपके पास एम जी कोस थीटा वाला और एक आपके पास एम जी साइन थीटा वाला कंपोनेंट आपके पास हो जाएगा। तो आपके पास क्या हो, जैसे ही स्प्रिंग खींचेगी तो आपके पास क्या होगा, लेंथ का आपके पास लेंथ ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि स्प्रिंग है तो लेंथ फिक्स नहीं रहेगी। ऐसे ऐसे ये पेंडुलम क्या करेगा, ऊपर नीचे ऐसे अप्स एंड डाउन करता रहेगा, इस तरीके से अप्स एंड डाउन करता रहेगा। तो ये आपके पास स्प्रिंग की जो लेंथ होगी एल प्लस एक्स होगी, और ये एक्स अपने को पता नहीं, ये भी वेरी कर रही है। तो एक्स आपके पास क्या कर रही है, वेरी कर रही है। तो आपके पास इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए, दो हो गए। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए, दो हो गए, यानी दो से दो हो गए, थीटा और एक्स दो हो गए। तो यहाँ से लिखेंगे अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए, टू हो गए, ठीक है, टू हो गए। और अपन लिखेंगे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट थीटा एंड एक्स आपके पास क्या हो जाएंगे, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट से इसको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसको बताएंगे। आपके पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे दो होंगे, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट थीटा होगा एंड एक्स होगा। दो चीज़ आपको इसमें गिवन है, थीटा होगा और एक्स आपके पास क्या होगा, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन का आंसर अपन देंगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, ठीक है, नोट कीजिएगा।
नीचे क्वेश्चन लिखिएगा एक अनदर क्वेश्चन, नीचे एक अनदर क्वेश्चन लिखिएगा, नीचे एक अनदर क्वेश्चन लिखिएगा, लिख लीजिएगा इसको। अब मैं नीचे से ये मिटो रहा हूँ, ठीक है, रफ कर रहा हूँ। एक नीचे अनदर क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखिएगा फाइंड आउट डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन लिखिएगा फाइंड आउट डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट ऑफ गिवन फिगर, ऑफ गिवन फिगर, ठीक है, ऑफ गिवन फिगर, ठीक है। तो आपके पास जो फिगर दे रखा है ऑफ गिवन फिगर, और ब्रैकेट में लिखिएगा एट वुड मशीन, एट वुड मशीन, ठीक है, ब्रैकेट में लिखिएगा एट वुड मशीन। तो देखिएगा ये आपके पास गिवन है कुछ इस तरीके से, एट वुड मशीन गिवन है, ठीक है। ये आपके पास कुछ इस तरीके से एट वुड मशीन गिवन है, मास m है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, मास m2 हो जाएगा। ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट x1 डिस्प्लेसमेंट माना है, और ये आपके पास क्या डिस्प्लेसमेंट माना है, x2 डिस्प्लेसमेंट माना है, और ये आपके पास r लेंथ की स्प्रिंग है, r लेंथ की आपके पास ये, इसके लिए लिख दीजिएगा जो ये आपके पास एटम वुड मशीन है, जो मशीन है इसके लिए लिख लीजिएगा फ्रिक्शन लेस, इसके लिए लिखिएगा फ्रिक्शन लेस, फ्रिक्शन लेस, फ्रिक्शन लेस एंड मासलेस, एंड मासलेस। ये आपके पास फ्रिक्शन लेस और क्या है, मासलेस और फ्रिक्शन लेस है। ये जो घिरनी है जो इस पर बांधे गए हैं मास m1 m2, ये जो आपके पास फ्रिक्शन लेस एंड मासलेस है, ठीक है। इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम और अपन को बताना है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या होगा, इससे रिलेटेड अपन को बात करनी है। देखिएगा आंसर में लिखिएगा, यहाँ पर वही बात लिखनी है आंसर में अपन को, ठीक है। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, number of independent coordinate to required to describe a dynamical system, required to describe a dynamical system is known as degree of freedom, and this type of coordinate is known as, this type coordinate is called this type of coordinate is called generalized coordinate, is called generalized कोऑर्डिनेट। टोटल लेंथ इसकी क्या होगी, फिक्स होगी। ये आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल लेंथ क्या होगी, फिक्स होगी। कितनी होगी टोटल लेंथ, ये x1 है, ये वाली लेंथ कितनी हो गई, ये वाली लेंथ पाई आर हो गई, और ये x2 हो गई। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई आपके पास, फिक्स जो लेंथ है वो की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, x1 प्लस x2 प्लस पाई आर। एक बार सोचने की कोशिश कीजिएगा इसमें, जैसे ही आपके पास यहाँ पर आपके पास m2 मास है वो ज़्यादा है m1 की तुलना में, m2 मास आपके पास क्या है, ज़्यादा है m2 की तुलना में। जैसे ही आपके पास क्या होगा, ये मास
m1 ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट आपके मास का क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। जो डिस्प्लेसमेंट होने वाला है वो मास का किसकी तरफ होगा, ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा। वही मास ये मास नीचे आया तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है x नीचे की तरफ हुआ है। जितना ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है उतना ही x नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट आया है। और टोटल लेंथ आपके पास क्या रहती है, फिक्स रहती है। टोटल लेंथ आपके पास क्या रहती है, फिक्स रहती है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्योंकि जितना आपके पास मास m1 ऊपर की तरफ गया है, जितना आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उतना ही मास m2 में उतना ही नीचे की तरफ आने पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो जाएगी। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो जाएगी, 2 नहीं सॉरी 1 हो जाएगी, क्योंकि जितना डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुआ है जितना उतना ही डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हुआ है। तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी इसके लिए। ये फिगर बनाना, फिर ये फिगर है जो ये डायग्राम है ये बनाना। मैं बना देता हूँ ये डायग्राम। इस तरीके से ये डायग्राम बनाना। ये आपके पास मास m1 है, ये मास आपके पास m2 मास लटकाया गया है, ठीक है। ये आपके पास लेंथ कितनी हो गई, x1 लेंथ हो गई। ये लेंथ कितनी हो गई, ये आपके पास x2 लेंथ हो गई। ये आपके पास लेंथ कितनी हो गई, पाई r लेंथ हो गई। तो टोटल लेंथ आपके पास क्या हो गई, x1 प्लस x2 प्लस पाई r। इसको किसके बराबर होगा, ये कांस्टेंट या फिक्स होगी, ये क्वांटिटी कांस्टेंट या फिक्स होगी। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास m1, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास m1 is x and displacement of mass m2, डिस्प्लेसमेंट यहाँ नोट डाल के लिख दीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास m2 इज x इसमें x नीचे की तरफ दिखाइएगा, इसमें x ऊपर की तरफ दिखाइएगा इसमें, ठीक है। देन टोटल डिस्प्लेसमेंट इज x, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट आपके पास x होगा। देन डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 1। और जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होगा आपके पास, x1 ले लो चाहे x2 ले लो, ठीक है। दोनों ले सकते हो और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। x1 भी ले सकते हो, x2 भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ अपन x1 लिखेंगे तो ये ऊपर वाला साइन नहीं लगाएंगे, यहाँ x2 लिखेंगे तो नीचे वाला साइन नहीं लगाएंगे। यहाँ माइनस साइन क्या दर्शा रहा है, एक दूसरे के अपोजिट है। ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या है, ऊपर की तरफ है x1, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, नीचे की तरफ है x2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास क्या है, ये आपके पास ले लो -x, दोनों को -x से रिप्रेजेंट कर दो। या दूसरा तरीका शो करने का इसको, ठीक है, इसको x1 को कैसे शो कर सकते हैं, x अबोव ऊपर की तरफ डायरेक्शन, x2 को कैसे शो कर सकते हैं, x नीचे की तरफ डायरेक्शन, ठीक है। इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इसका ये आंसर हो जाएगा, ये इसका क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लीजिए। ये भी आपके पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ये भी आपके पास क्या होगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट देखिएगा, इतना नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट देखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट अपन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन अब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट लिखिएगा नीचे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा फाइंड आउट डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड जनरलाइज कोऑर्डिनेट। फाइंड आउट डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड जनरलाइज कोऑर्डिनेट, क्वेश्चन लगाइएगा। फाइंड आउट डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट फॉर गिवन डायग्राम, फॉर गिवन डायग्राम, फॉर गिवन डायग्राम। ठीक है, तो देखिएगा फाइंड आउट जनरलाइज डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड जनरलाइज कोऑर्डिनेट फॉर गिवन डायग्राम। गिवन डायग्राम आपके पास इस तरीके का है, ये स्प्रिंग लटकाई गई है यहाँ पर और ये मास m है, नीचे की तरफ इसका डिस्प्लेसमेंट y हो रहा है। तो आंसर लिखेंगे इसके लिए। ठीक है, इसके लिए आंसर लिखेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम को पहले एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, नंबर ऑफ independent coordinate, number of independent coordinate to describe या required to describe a dynamical system, a dynamical system. A dynamical system is known as degree of freedom, is known as degree of freedom, and these coordinate या this coordinate is called generalized coordinate, generalized coordinate. This coordinate is known as generalized coordinate. ठीक है, for given diagram, ठीक है, गिवन डायग्राम क्या है, डायग्राम को बना दीजिएगा। ठीक है, ये मास m है, ये k स्प्रिंग है, k आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये आपके पास क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, ये आपके पास y डिस्प्लेसमेंट है, हॉरिजॉन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ये आपके पास क्या है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब जैसे ये नीचे की तरफ आएगी तो आपके पास ये स्प्रिंग क्या होगी, नीचे की तरफ आएगी, स्प्रिंग इसमें लगी हुई है तो ये आपके पास ऐसे ऊपर नीचे होगी, स्प्रिंग क्या होगी, ऊपर नीचे होगी, ऐसे आपके पास ऊपर नीचे होगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होगी, जिसकी वजह से आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, नेट जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, पहले नीचे हो गई। ठीक है, और मान लो कुछ टाइम बाद ये ऊपर भी हो सकती है, कुछ टाइम बाद ये मास इस सरफेस से क्या हो जाएगी, आपके पास नीचे हो गई है। ठीक है, L प्लस जो लेंथ L है, स्प्रिंग की लेंथ L है, मतलब टोटल लेंथ L है, तो ये आपके पास L प्लस वाई नीचे की तरफ हो जाएगी, और ये आपके पास L माइनस वाई, मतलब लेंथ टोटल L है
उसमें से आपके पास वाई लेंथ घट गई, मतलब वाई ये क्या हो गई, स्प्रिंग दब गई, बिल्कुल दब गई स्प्रिंग, तो एल माइनस वाई आ गई। तो टोटल लेंथ कैसे डिनोट करोगे इसकी, इसमें नीचे चलेगी रेफरेंस, मान लो ये है तो रेफरेंस से नीचे चलेगी तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, वाई आ गया, और ये रेफरेंस मान लो तो ये आपके पास वाई लेंथ ऊपर चलेगी स्प्रिंग, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो टोटल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी हो जाएगी, एल और प्लस माइनस वाई। ये आपके पास वेरिएबल क्वांटिटी है, वाई इज वेरिएबल कोऑर्डिनेट, वाई इज वेरिएबल कोऑर्डिनेट, वाई इज वेरिएबल कोऑर्डिनेट, देन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा वेरिएबल कोऑर्डिनेट, वही आपके पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यानी वाई आपके पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो जाएगा। लिख दीजिएगा। अब लिखेंगे, पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट डालिएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट डालिएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट डालिएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डालिएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबसे पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। दूसरा है आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तीसरा आपके पास है स्फेरिकल सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। चौथा है आपके पास स्फेरिकल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, पांचवा है आपके पास कर्वेलिनियर कर्वेलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कर्वेलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की। सबसे पहले बात करेंगे अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो हेडिंग डालिएगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम।
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की। ठीक है, नोट कीजिए इतना। कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके पास 5 पढ़ेंगे अपन। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, कर्वेलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, और इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कौन सा? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को अगर बनाना चाहें अपन तो देखिएगा, तो आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और तीसरी आपकी जेड एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये तीसरी जेड एक्सिस। मतलब ये पूरे स्पेस में अपन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है, पूरे स्पेस में अपन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे। तो देखिएगा, ये आपके पास यहाँ बनाएंगे इस तरीके से। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अगर यहाँ पर कोई पॉइंट ले तो आपके पास जो प्लेन होगा, इसमें एक्स और वाई एक्सिस में अगर अपन पॉइंट लें तो आपके पास जो प्लेन होगा वो एक्स वाई पॉइंट होगा यहाँ पर, और जो प्लेन होगा वो आपके पास क्या होगा? एक्स वाई प्लेन होगा। ठीक है, और एक्स वाई प्लेन, और ये आपके पास 0 0, ये आपके पास क्या है? ओरिजन। एक्स वाई प्लेन के लिए अगर अपन बात करें तो ये आपके पास ओरिजन 0 0 से लिया जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास कोई भी एक्स वाई प्लेन में एक्स और वाई अपन ने कोई पी पॉइंट लिया है। ठीक है, पी पॉइंट लिया है, और दोनों को बीच से मिलाने वाली डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, और अगर यही 3D में ले, अगर ये पॉइंट अपन 3D में लें तो 3D में कैसे लेंगे? तो ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये देखिएगा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये आपके पास तीसरी जेड एक्सिस ये होगी। ठीक है, और तीसरी जेड एक्सिस है, ये आपके पास तीनों प्लेन है। तो मैं यहाँ पर कोई पॉइंट ले लूँगा एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर पॉइंट ले लूँगा, वो आपके पास एक्स जिसका कोऑर्डिनेट एक्स भी होगा, वाई भी होगा, और तीसरा कोऑर्डिनेट जेड भी अवेलेबल होगा। ये एक्स कोऑर्डिनेट भी अवेलेबल होगा, ये वाई कोऑर्डिनेट भी अवेलेबल होगा, ये आपके पास इसका तीसरा कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट भी आपके पास अवेलेबल होगा। तो वो मैं पॉइंट यहाँ पर लूँगा, कुछ 3D स्पेस में पॉइंट यहाँ लूँगा मैं। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा? एक्स वाई और जेड तीनों पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तीनों पॉइंट, और दोनों अगर ये आपके पास 2D में, ये आपके पास 3D में, दोनों को मिला दिया जाए तो कोई फ़र्क पड़ेगा? या ये डिस्टेंस का पता लग जाएगा क्या डिस्टेंस है दोनों के मध्य। ठीक है, तो ये आपके पास पी पॉइंट हो जाएगा। ये आपके पास क्या हो जाएगा? 3D में, 3 डायमेंशनल स्पेस में, 3 डायमेंशनल स्पेस में, यानी 3 डायमेंशनल स्पेस में। और ये पॉइंट होगा वो क्या होगा? किसी प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में होगा। ठीक है, जब ये एक्स वाई प्लेन में होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? और ये आपके पास 3 डायमेंशनल स्पेस में होगा ये पॉइंट, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? उसके लिए अपन ये बात करेंगे, ये आपके पास 0 0 और 0, ये 3 कोऑर्डिनेट इसमें इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, इसके लिए अगर बात करेंगे तो पोजीशन वेक्टर की। ठीक है, इसके लिए बात करेंगे अपन पोजीशन वेक्टर, इसका क्या होगा? ठीक है, पोजीशन वेक्टर क्या निकालते हैं? फाइनल दूरी, फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट, फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट, फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट। तो क्या हो जाएगा? x माइनस 0, ये r वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, r वेक्टर क्या हो जाएगा आपके पास? x माइनस 0 आई कैप, y माइनस 0 जे कैप, z माइनस 0 के कैप। ठीक है, ये आपके पास हो गया। तो r वेक्टर दो पॉइंट्स के बीच में आपके पास पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। दो पॉइंट्स के बीच में पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स वाई जेड के कैप। ठीक है, दो पॉइंट के बीच में पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। पोजीशन वेक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स, पोजीशन वेक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स, पोजीशन वेक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है,
अब देखिएगा ये क्या हो गया, 0 0 0 हो गया, ये एक्स वाई हो गया, ये एक्स वाई जेड हो गया, ये 3D स्पेस में रिप्रेजेंट करेगा, ये उसी प्लेन में रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये आपके पास पोजीशन वेक्टर आपके पास आ गया। इन जनरल कोई भी पॉइंट की लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ लेते हैं। तो यहाँ डालिएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम, सबसे ऊपर डाल दीजिएगा यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम के, यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, इन जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम से किसी भी पार्टिकल की यहाँ डाल दीजिएगा ऊपर, ठीक है। कोई भी पार्टिकल की लोकेशन का पता करते हैं, लोकेशन का पता करते हैं, उसकी वेलोसिटी का पता करते हैं, उसके एक्सेलरेशन क्या है उसकी अपन बात करते हैं, उसके एक्सेलरेशन की बात करते हैं, ठीक है। और उससे रिलेटेड अपन बल यानी फोर्स उस पर अगर लगाया जाए तो वो फोर्स कितना होगा, अगर गिवन हो, मास गिवन हो, पॉइंट चार्ज कोई भी आपके पास पॉइंट चार्ज हो, वो क्या हो, इज़ नॉट गिवन, massive particle is given when massive particle is given, ठीक है। आपके पास क्या हो, मासिव पार्टिकल दे रखा हो और उस पर अपन फोर्स की बात कर सकते हैं। कोई भी चार्ज ना दे रखा हो, क्योंकि चार्ज पे फोर्स की बात अपन नहीं कर सकते। चार्ज पे फोर्स कैसे लगा सकते हैं अपन, उसको मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के चार्ज पे फोर्स लगा सकते हैं। जबकि कोई मासिव पार्टिकल होगा उस पर फोर्स लगा सकते हैं। उसके बाद में अपन उसकी एक्सीलरेशन, वेलोसिटी और लोकेशन का अपन सही तरीके से पता कर सकते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू, ठीक है। ये एक्स्ट्रा में लगा दीजिएगा कहीं, ठीक है। फिर अपन इसको हटाएंगे, ठीक है, फिर अपन इसको हटाएंगे, लिख दीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा अपन आगे चल रहे हैं। इसकी वेलोसिटी निकालते हैं। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, एक्स डायरेक्शन में डेरिवेटिव करेंगे, वाई डायरेक्शन में डेरिवेटिव करेंगे और जेड डायरेक्शन में इसका डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में इसका डेरिवेटिव करेंगे dr/dt, ठीक है। तो इसका एक्स डायरेक्शन में डेरिवेटिव कर देंगे t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। वाई डायरेक्शन में इसका डेरिवेटिव कर देंगे j और dz k डायरेक्शन, ठीक है। जेड डायरेक्शन में इसका डेरिवेटिव कर देंगे। तो ये टोटल वेलोसिटी आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी, vx i कैप, vy j कैप, vz k कैप, ठीक है। ये इसका क्या आ गया, वेलोसिटी आ गई। इसकी क्या आ गई है, वेलोसिटी आ गई। पार्टिकल की अगर वेलोसिटी की बात की जाए तो वेलोसिटी आ गई। अब एक्सेलरेशन की बात करें तो देखिएगा, एक्सेलरेशन की बात की जाए तो इसका दोबारा डेरिवेटिव कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। अब लाइन एलिमेंट की बात करें, लाइन एलिमेंट, ठीक है, लाइन एलिमेंट की बात करें, लाइन एलिमेंट, देखो ये लाइन एलिमेंट का क्या फंडा है वो देखते हैं अपन। ठीक है, लाइन एलिमेंट की बात करते हैं अपन। ठीक है, तो देखिएगा लाइन एलिमेंट का क्या फंडा है वो अपन देखते हैं। तो देखो लाइन एलिमेंट क्या होता है, लिख दीजिएगा, ये सारी बातें लिख दीजिएगा। ठीक है, अब मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को रफ कर रहा हूँ। ठीक है,
कोऑर्डिनेट सिस्टम को मैं रफ करता हूँ, फिर आगे बात कर रहे हैं अपन। लाइन एलिमेंट का क्या फंडा होता है कि आपके पास कोई भी, मैं छोटा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देता हूँ यहाँ पर। ये आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स, वाई और ये जेड, ठीक है। अब ये पॉइंट मैंने डिनोट किया पी, यानी एक्स, वाई और जेड, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अपन ने आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट ले लिया डी एक्स, ठीक है। और वाई डायरेक्शन में भी ऐसे ही मैंने कोई कुछ डिस्प्लेसमेंट ले लिया, वाई डायरेक्शन में डी एक्स हो जाएगा, ये एक्स डायरेक्शन में लिया, ठीक है। और इसी तरीके से वाई डायरेक्शन में मैंने डी वाई ले लिया और जेड में डिस्प्लेसमेंट डी जेड ले लिया, जिससे आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन में अपन ने डी एक्स ले लिया, ये आपके पास वाई डायरेक्शन में डी वाई ले लिया, जेड डायरेक्शन में डी जेड ले लिया। तो इससे क्या होता है कि आपके पास पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम को अपन बना सकते हैं। जिस पॉइंट पी पे आपके पास है, पी पॉइंट पे अपन पहुंच सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रल विधि के थ्रू एक्स से अपन क्या कर सकते हैं, इंटीग्रल करके एक्स बना सकते हैं, वाई का इंटीग्रल करके वाई बना सकते हैं, जेड का इंटीग्रल करके जेड बना सकते हैं। वही अपन दोबारा पॉइंट ला सकते हैं, तो उसको अपन लाइन एलिमेंट से शो करेंगे। तो डी आर वैक्टर क्या हो जाएगा, या डी एल वैक्टर, ये आपके पास क्या हो जाएगा, डी एक्स वैक्टर मत लगाओ, ठीक है। ये आपके पास आई कैप वैक्टर लगाओ फिर, प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ये आपके पास लाइन एलिमेंट हो गया। इसका क्या हो गया, आपके पास लाइन एलिमेंट हो गया, ठीक है। अब है सरफेस एलिमेंट, अब है आपके पास सरफेस एलिमेंट। अब है आपके पास सरफेस एलिमेंट। अब है आपके पास सरफेस एलिमेंट। देखो सरफेस एलिमेंट कैसे पता करते हैं, तो देखिएगा, सरफेस एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट, ठीक है। तो सरफेस एलिमेंट क्या होता है, कोई भी प्लेन का सरफेस से रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई भी प्लेन है, मान लो ये आपके पास एक्स वाई प्लेन है, तो इसका जो एरिया अपन रिप्रेजेंट करेंगे, जिसका अपन एरिया निकालेंगे, इस प्लेन का एरिया निकालेंगे, वो एरिया ही क्या होगा, उसका सरफेस एलिमेंट होगा। जब किसी का, मान लो एक्स वाई प्लेन का एरिया निकाल रहे हैं, यहाँ से देखो एक्स वाई प्लेन का एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है, एक्स वाई प्लेन का एरिया निकाल रहे हैं, तो जेड क्वांटिटी जो जेड होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। जेड क्या होगा, आपके पास कांस्टेंट होगा फॉर एक्स वाई प्लेन, फॉर एक्स वाई प्लेन। जेड जो तीसरा आपके पास कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा। और डी जेड करेंगे, मतलब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, ठीक है। तो अपन वेक्टर में पढ़ते थे, कोई भी अगर एरिया निकालें तो ए क्रॉस बी वेक्टर करते हैं जब उसका एरिया निकलता है, ठीक है। जब उसका क्या निकलता है, एरिया निकलता है, ठीक है। और एरिया की डायरेक्शन क्या होती है, ये मान लो एरिया है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर इसके, एक्स वाई प्लेन है, ये आपके पास क्या है, एक्स वाई प्लेन है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी एरिया की वो परपेंडिकुलर होगी। और परपेंडिकुलर कौन सा होगा, परपेंडिकुलर एक्स वाई जेड तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा होगा, जेड एक्सिस होगा। तो आपके पास जो एरिया एलिमेंट निकलेगा वो कैसा निकलेगा, ये आपके पास निकलेगा जेड डायरेक्शन में, ठीक है, जेड डायरेक्शन में। पहले का आई कैप डायरेक्शन में, डी एक्स क्या है आपके पास, ये आपके पास डी एक्स क्या है, आई कैप डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में, ये जेड डायरेक्शन में, मल्टीप्लाई डी वाई जे कैप। तो ये आपके पास डी एस, ये आपके पास क्या हो जाएगा, डी एक्स डी वाई आई कैप क्रॉस जे कैप कितना हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। ये इसका एरिया एलिमेंट हो गया, ठीक है, ये इसका एरिया एलिमेंट हो गया। ठीक है। अब फॉर वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन की बात करें तो क्या होगा, इसमें एक्स कांस्टेंट होगा, एक्स कांस्टेंट हो जाएगा और डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो डी एस एक्स वैक्टर कितना हो जाएगा, डी वाई जे कैप क्रॉस डी जेड के कैप, जे क्रॉस के कितना होता है, आई कैप,
तो डी एस एक्स। ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट ये आपके पास एरिया एलिमेंट क्या हो गया, एरिया एलिमेंट या सरफेस एलिमेंट किस डायरेक्शन में हो गया, एक्स डायरेक्शन में हो गया। फॉर जेड एक्स प्लेन, जेड एक्स प्लेन में क्या होगा, वाई जीरो होगा, वाई कांस्टेंट होगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, डी वाई जीरो होगा। तो इसके लिए क्या होगा, डी एस वाई, और ये आपके पास कौन सा हो जाएगा, डी जेड के कैप क्रॉस डी एक्स आई कैप। ये कितना हो जाएगा आपके पास, डी जेड डी एक्स जे कैप। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा डी एस वेक्टर वाई इक्वल टू डी जेड डी एक्स जे कैप। हम निकालेंगे वॉल्यूम एलिमेंट, हम निकालेंगे वॉल्यूम एलिमेंट, हम निकालेंगे वॉल्यूम एलिमेंट। ठीक है, वॉल्यूम एलिमेंट हम निकालेंगे वॉल्यूम एलिमेंट। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वेक्टर में कैसे निकालते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम वेक्टर में कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम वेक्टर में कैसे निकालते हैं, ए डॉट स्केलर प्रोडक्ट से निकालते हैं। ये आपके पास वॉल्यूम होता है, स्केलर प्रोडक्ट से निकालते हैं। ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास क्या होगा, वी वेक्टर और सी वेक्टर क्या होगा, वेक्टर होगा। वेक्टर डॉट वेक्टर कितना होगा, वेक्टर डॉट वेक्टर कितना आएगा, स्केलर आएगा। वेक्टर डॉट वेक्टर क्या आएगा, स्केलर आएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऐसे निकालेंगे अपन। तो देखिएगा, तो ये जो ए वेक्टर क्या है आपके पास, डी वी, जो वॉल्यूम है वो डी वी से शो करेंगे। ए वेक्टर की जगह क्या है आपके पास, लाइन एलिमेंट चेक करो, लाइन एलिमेंट कहाँ लिखा है मैंने, ये आपके पास डी एक्स। ये आपके पास क्या हो जाएगा, ए वेक्टर। ये आपके पास क्या हो जाएगा, बी वेक्टर। ये आपके पास क्या हो जाएगा, सी वेक्टर। तो ये आपके पास क्या होगा, ए वेक्टर डी एक्स आई कैप डॉट डी वाई जे कैप क्रॉस डी जेड के कैप। तो ये आपके पास डी वी कितना हो जाएगा, डी एक्स आई कैप डॉट डी वाई डी जेड, और जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्या होगा, साइक्लिक लेंगे। ये आई, ये जे, ये के, साइकिल करेंगे। तो जे और के क्या है, क्लॉकवाइज है। तो ये आपके पास आई, इसका क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आई कैप, और आपके पास आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है, 1 होता है। तो ये आपके पास डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। तो आपके पास क्वांटिटी क्या आएगी निकल के, क्वांटिटी क्या आएगी, डी वी इक्वल टू डी एक्स डी वाई और डी जेड। ये आपके पास क्या आ गया, वॉल्यूम एलिमेंट। ये आपके पास क्या आ गया, वॉल्यूम एलिमेंट। लिख दीजिएगा, और अपन नेक्स्ट वीडियो में पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए अपन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।